Good morning, sir. Very good morning, you and attending the today's class on based on Mendel's research work, how he made a possible judgments or the prediction about the reproduction in plants and how a hybrid variety can be formed. तो ये जितने भी रिसर्च वर्क थे वो हम लोगों ने कल बेसिक पढ़े थे, ओके। इसलिए ये थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द मेंडल्स सिलेक्शन ऑफ द प्लांट। मेंडल ने वो प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, इसके ऊपर छोटा सा वीडियो मैंने अब डाला था। शायद तक आपने देखा होगा कि नहीं, बट मैंने ये लिंक भी किया था कि आप देख सको। आई होप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से देख लेना, आपको बहुत सा आइडिया आ जाएगा। Okay, moving on, some conceptual things regarding Mendel's work। कि मेंडल ने जो भी वर्क किए थे ये कुछ ऐसे चीजों पे डिपेंड करते हैं जो हम लोग बेसिक से जाएंगे, जिसको जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज बोलेंगे। ओके, तो ये आपको समझना जरूरी है। ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है अगर आपने समझे तो, नहीं है तो कुछ नहीं, आप इसको पैराग्राफ समझ के इसको अपना सकते हैं। बात करते हैं कैरेक्टर की। द कैरेक्टर विच इज अ स्पेसिफिक फीचर इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एक ऑर्गेनिज्म है, बर्ड्स ऑर्गेनिज्म है, बट सब में कुछ न कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं, ओके, जो उनको वो ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे ह्यूमन होने के फीचर्स क्या है कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरा स्किन कलर है, हेयर कलर है, ओके, मेरा स्पीचिंग क्वालिटी होगा, ये सब फीचर्स है, इनको फीचर्स बोला जाता है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर फीचर्स क्या होते हैं, तो प्लांट की हाइट, ओके, प्लांट मोनोकॉट है, डाइकॉट है, प्लांट के लीव्स कैसे है, प्लांट स्ट्रेट ग्रो कर रहा है, प्लांट क्रीप कर रहा है, ओके, देन उसके फ्लावर्स का कलर, वो किस पोजीशन पे आ रहा है, फ्रूट का शेप क्या है, फ्रूट के अंदर जो सीड है उनका शेप क्या है, उनका कलर क्या है, ये सभी के सभी फीचर्स उनको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दीज आर नोन एज अ कैरेक्टर। तो आपको यहाँ पे दिया गया हाइट ऑफ स्टेम, प्लांट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेट। ट्रेट और कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम ही, बट ट्रेट में ये फर्क है कि जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है और उसको देखा जा सकता है, दैट कैन बी ऑब्जर्वेबल, कि एक जनरेशन का कोई प्लांट है, यानी कि उसके जो पेरेंट्स होंगे वो लास्ट ईयर ग्रो किए होंगे, बट सेम प्लांट इस सीजन में भी आया है, तो वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, डिटेक्ट किया है, तो दैट कैन बी अ ट्रेट। ट्रेट एंड कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ओके, दोनों भी सेम ही। नेक्स्ट, फैक्टर। इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि फैक्टर ही होता है, जैसे कि जो वीडियो में उन्होंने बताया कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो अजम्पशन पे किया था, कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि ऐसा ही होगा, मगर जैसे जैसे उसको रिजल्ट मिलते गए उसको उतनी बातें पता चलने लग गई। वैसे ही इन्होंने जो मेंडल ने एक प्रिडिक्शन लगाया था कि कोई तो चीज है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो रही है, मगर नक्की क्या है, वो कौन सी चीज है, वो अननोन थिंग होती उन्होंने बताई, वो थी फैक्टर। क्योंकि उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे ना माइक्रोस्कोप थे, ना कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी थी कि उनको पता चले कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्रोमोसोम ऐसा होता है, ओके, जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, ओके, जनरेशन को आगे बढ़ाने में। इट इज अ हेरिडेबल कैरेक्टर। तो उस पार्टिकल को उसने नाम दिया फैक्टर, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होने के लिए। एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। आप
ह्यूमन बीइंग हो, इट इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हम लोगों में आए हैं, ओके, वो क्या है, एक्सप्रेस हो क्या है, एक्सप्रेस करना है, यानी कि क्या, नेक्स्ट जनरेशन में उसको प्रेजेंट करना, वो होता है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो फैक्टर डिटरमाइंस द जेनेटिकल कैरेक्टर, कि जीन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। अभी थर्ड जो थिंग है हम लोग जो देख रहे हैं वो है जीन। अभी मुझे आप ही बताना, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। जीन, इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, इन्होंने ऐसा बोला है कि डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। अभी मुझे बताओ, फैक्टर एंड जीन, ये दोनों में क्या फर्क है फिर, आरती बोलिए। फैक्टर में पूरा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, और अलग आंसर किसी का होगा तो बताइए मुझे। लक्ष्मी मैडम है क्या? लक्ष्मी आज आई नहीं है, ओके। जिम्पा मैडम बताइए, जिम्पा, फैक्टर एंड जीन में दोनों में फर्क क्या है? आशीष, आशीष हेल्प करो मुझे। आशीष, सुन रहे हो मुझे? हाँ सर। हाँ, तो फैक्टर में दोनों भी डेफिनेशन सेम ही है देखने के तो, बट दोनों में फर्क क्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ। आप बहुत स्मार्ट हो, सब लोग सिर्फ लेक्चर अटेंड करना जानते हो बट उसको समझना नहीं चाहते। मैंने दोनों भी लाइन आपके लिए पढ़ी। फैक्टर में कॉमन लाइन थी इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे भी बताया गया इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो इससे तो अंदाजा लग जाना चाहिए था कि ये दोनों भी चीजें एक ही है। फैक्टर एंड जीन दोनों भी सेम ही है। फैक्टर्स वाज बोल सकते डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट नहीं, द रिसर्चर मेंडल। मेंडल ने स्टार्टिंग का जो वर्ड बनाया होगा वो था फैक्टर, इनके हिसाब से, उनके हिसाब से था। बट आफ्टर रिसर्च की दुनिया आगे चली गई है, रिसर्च भी आगे चला गया है, तो जो फैक्टर वर्ड था ना वो चेंज होके जीन बन गया। दोनों भी सेम ही। ओके, आगे बात करते हैं। अलील्स और अलीलोमॉर्फ्स, दोनों भी चीजें सेम ही है। अलील्स एंड अलीलोमॉर्फ दोनों एक ही है। जिसमें क्या बोला गया है, जो क्रोमोजोम होते हैं ना, क्रोमोजोम जो आगे जाके जीन को एक्सप्रेस करेंगे। बट जीन कहाँ पे है? तो जीन एक छोटा सा अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ओके, जिसको यहाँ पे देखो, जीन ही होता है फैक्टर, कुछ अलग नहीं है, दोनों भी सेम है। दैट कैन बी एंटिटिकल लोसाई, लोसाई यानी कि लोकस पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वो कहाँ कहाँ पे होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम अभी दिखा देता हूँ चलो आपके लिए। कॉल करूंगी तो बंदे का अंदर क्यों रखती है? मैडम का माइक ऑन है। जिम्पा का ध्यान नहीं है शायद, तो कोई कहीं चली गई है। इधर ही हूँ। तो मैं आपका, हमने आंसर क्यों नहीं बोला फिर? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, बोलिए, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड जीन। तो आपने आंसर क्यों नहीं किया? मैं बीच बीच में आपको जगाते रहूंगा, आपको हमेशा अलर्ट रहना है। तो लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पे मैं एकदम सिंपल सा डायग्राम लेता हूँ, ओके, आपके लिए। आज लक्ष्मी आई नहीं है, क्यों नहीं आई आज? मैं कोई भी जो बातें है ना रिपीट करने वाला नहीं हूँ, उतना टाइम भी नहीं हमारे पास। तो जितने हो सके उतने लेक्चर अटेंड करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, आईटी, सभी लेक्चर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतने इम्पोर्टेंट के साथ अटेंड करो। डाउट्स होंगे प्लीज आस्क अस, बट
अटेंड करो, लेट तो लेट लेक्चर अटेंड करना थोड़ा शुरुआत कर दो, क्योंकि लेक्चर ज्यादातर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिर से पूरे के पूरे रिवाइज नहीं हो पाएंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बाद में रिवीजन स्टार्ट करना है, रिवीजन में भी हम लोग वही टॉपिक्स को ज्यादा डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर हम लोग पॉसिबल ही नहीं है कि फिर से रिवाइज करो। ओके, तो आपके जितने फ्रेंड्स है जो आराम से घर पे बैठे हुए हैं ओके, उनको इन्फॉर्म कर दो कि जितने भी लेक्चर हो रहे हैं वो रिवाइज नहीं होंगे। टॉपिक्स रिवाइज हो सकेंगे, पूरा चैप्टर नहीं। आप देख सकेंगे बायोलॉजी के 15 चैप्टर से और 15 के 15 कितने बड़े बड़े हैं। एक चैप्टर को हम लोग को खत्म करने के लिए मिनिमम 2 वीक्स लगते हैं, राइट। मिनिमम 2 वीक्स तो लगते ही है, क्योंकि हम लोग बेसिक से जा रहे हैं। फिलहाल जो बातें एक बार डिस्कस हो चुकी है उसको फिर से रिवाइज करना है, नहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप तो अटेंड कर रही है, अच्छी बात है, बट दूसरे भी आपके फ्रेंड होंगे उनको भी बता दो लेक्चर्स मिस कर रहे हैं। ओके चलो, टॉकिंग अबाउट द होमोलोगस क्रोमोसोम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या। तो जनरली ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट ना, यानी आप में भी मेरे में भी सबके बॉडी के अंदर जो सेल होगी सेल के पास 46 क्रोमोसोम है। बट उसमें से जो क्रोमोसोम का जो शेप होता है ऑलमोस्ट अलग अलग होता है। ओके, वैरी करता है सिर्फ साइज में, बट होता तो सेम ही है। यहाँ पे देखो तो जो क्रोमोसोम का जो शेप है आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे, तो ये जो क्रोमोसोम का जो एंड है, ओके, और ये क्रोमोसोम के एंड है, ओके, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जो दिखने में सिमिलर होते हैं। ओके, बट कोई क्रोमोसोम का शेप एंड साइज थोड़ा वैरी कर रहा होगा। ओके, उनको हेटेरोक्रोमोसोम होते हैं, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस यानी कि होमो का मीनिंग होता है इक्वल, सेम साइज के क्रोमोसोम अगर है। सपोज करो कि क्रोमोसोम के ऊपर इन्होंने जो अल्फाबेट्स लिखे हुए ए बी सी डी अप टू एफ, ओके, ये क्या है, दीज आर द लोकेशन ऑफ जीन। यहाँ पे इनको ही जीन बोला जाता है कि कोई भी पार्ट पे, सर्टन पार्ट पे, यहाँ पे कोई डीएनए से बना है ना, ये पूरा का पूरा डीएनए से बना हुआ है, और डीएनए का छोटा सा सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन, उसको ही बोला जाता है फैक्टर। तो ए जीन होगा, बी जीन होगा, सी जीन होगा, ये क्या है, इसके लोकेशंस है। सेंटर में सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम को बाइंड करने के लिए, पकड़ने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो जो क्रोमोसोम इक्वल साइज के होते हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, कभी भी याद रखो। हाँ, तो होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं। और आपको क्रोमोसोम देखने तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्रोमोसोम के शेप्स एंड साइजेस। लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पे जो क्रोमोसोम दिखेंगे कुछ ऐसे दिखेंगे। ओके, इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ पे जो आफ्टर मियोसिस, आपको पता ही है कि इंटर चेंज होता है, यानी कि लोकेशन चेंज होता है जीन्स का। तो वो जीन्स यानी कि ब्लू में रेड आ जाता है, रेड में ब्लू आ जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इंटरचेंजिंग होता है सिस्टर क्रोमैटिड में। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, ये जो एंड्स है, वन एंड सेकेंड एंड, ओके, इनका शिफ्टिंग, ओके, अगर हो रहा है, ओके, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। बट ये दो एंड्स को क्या बोलते हैं, वन एंड सेकेंड को, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सेल्फ क्रोमोसोम एंड्स या फिर आर्म्स को बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड, कभी भी याद रखो। ये पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, इक्वल साइज का क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। सपोज करो कि क्रोमोसोम इतना इतना बड़ा है और दूसरा क्रोमोसोम का एंड इतना है, तो ये होमोलोगस कहलाएगा क्या, नहीं, ये होमोलोगस नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड्स जो है, आर्म्स है, इक्वल साइज के अनइक्वल है। दीज आर नोन एज अ हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। चलो आगे बात करते हैं। तो अलील्स का जो फॉर्म्स होती है, अल्टरनेट फॉर्म होती है, 2 कॉपीज होती है हर एक में। हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होती है, 2 कॉपीज होती है कोई भी ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं अलील्स। यहाँ पे बात करेंगे डोमिनेंट की। द डोमिनेंट इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर विच शोज इन नेक्स्ट जनरेशन, या फिर जिस जनरेशन में वो जाएगा, द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट और द कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील्स। यानी कि अभी जो क्रोमोसोम की जो
फॉर्म सी, उनको एलील्स बोला जाता है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, यानी कि कौन सी कौन सी कंडीशन, तो अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आगे। जो यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो यहाँ पे देखो कि टॉल एंड डॉर्फ ऐसी कंडीशन आई है। तो टॉल तो दिखने में ना, इट इज अ कैरेक्टर विच शोज एक्सटर्नली, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप। बट इससे जो बनने वाले जीन्स है उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी। और डॉर्फ के लिए मैंने कल बताया था कि कौन सा था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो जीन्स फॉर्म में है इनको रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो जो आगे जाके इसके गैमेट्स, यानी कि कैपिटल टी के गैमेट्स क्या बनेंगे, तो कैपिटल टी। स्मॉल टी के गैमेट्स क्या बनेंगे, सिंगुलर, इट इज अ स्मॉल टी। जब ये फ्यूज होंगे, वंस दे फ्यूज एंड दे फॉर्म अ न्यू जनरेशन, ओके, तो आगे जाके जो जनरेशन बनेगी इसको F1 जनरेशन भी बोलते हैं, बट इसको कॉमनली बोलेंगे हाइब्रिड, क्योंकि इसमें दो अलग अलग जीन्स का मिक्सिंग है, कैपिटल डी भी है एंड स्मॉल टी भी है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आगे जाके ये प्लांट कैसा दिखेगा, द फिनोटाइपिकली, यानी कि फिनोटाइपिकली देखने का, तो ये प्लांट कैसा है आरती, कैसा है ये, टॉल। टॉल है। डॉर्फ क्यों नहीं कहा रहा, फिर कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे। तो यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉल प्लांट था ना, और ये डॉर्फ प्लांट है, टॉल प्लांट के जो कैरेक्टर है नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुए, एक्सप्रेस करने की जो कंडीशन है इसको बोलते हैं डोमिनेंसी, कि टॉलनेस आई है बिकॉज ऑफ कैपिटल टी, ये जीन की वजह से। ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव जीन था ना हमारे पास, दूसरा अलील था ना, ये अलील था, तो ये अलील का असर ही क्यों इस प्लांट के ऊपर हुआ, आने वाला जो जनरेशन था ये टॉल ही क्यों था, बिकॉज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन की वजह से हुआ, वो था कैपिटल टी। और अल्टरनेट जीन था जो एक्सप्रेस न हो पाया, वो था रेसेसिव वन। डोमिनेंट कैरेक्टर कभी भी शो होता है नेक्स्ट जनरेशन में, और रेसेसिव वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, मगर होता तो है। दोनों भी इंपॉर्टेंट है अपने लेवल पे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि डोमिनेंट में कि द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इन F1 जनरेशन इट नोन एज द डोमिनेंट। जो एक्सप्रेस हो गया उसके कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दिए। बट दूसरा है द पेयर दैट मास्क द एक्सप्रेशन, मास्क द एक्सप्रेशन यानी स्मॉल टी वाला जो था ना जीन, इसके एक्सप्रेशन होने नहीं दिए, वो क्या करता है, मास्क करता है, मास्क करना है छिपा देता है। यहाँ पे सेकंड चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, इट इज अ रिसेसिव द अलील्स, यानी कि जो जीन होगा, जो क्रोमोसोम होगा जिसके एक्सप्रेशन नहीं होंगे, नॉट एक्सप्रेस, रेसेसिव नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन। अल्टरनेटिव जीन इसके पास कौन सा था, कैपिटल टी, याद करो, डोमिनेंट वाला। हाँ, इट एक्सप्रेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। यानी वो कभी एक्सप्रेस हो पाएगा पता है, जब इसके पास ये वाली कंडीशन हो। ये देखो, मैंने कल प्यूनेट चार्ट बनाया था आपके लिए, प्यूनेट यानी प्यूनेट साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी था, कल मैंने जो चार्ट बनाया था, यानी कि ये अल्टरनेटिव जीन इसका है। तो फर्स्ट जो बॉक्स है इसके अंदर जो कैपिटल टी वजह से ये कंडीशन कैसी रहेगी, इट इज अ टॉल, बराबर। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ से स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी लिख लेता हूँ, ऊपर से स्मॉल टी आएगा तो इसको भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो कंडीशन आई है देखो, ये फुल्ली रेसेसिव है। क्यों रेसेसिव है, बिकॉज ऑफ द अलील्स। कैपिटल टी एक अलील है, स्मॉल टी एक अलील है, और ये कब एक्सप्रेस कर पाएगा रेसेसिव वन, जब अल्टरनेट यानी उसकी जोड़ी बनेगी उसी के सिमिलर क्रोमोसोम के साथ। ओके, तो तब जाके एक्सप्रेस होगा, बट डोमिनेंट रहेगा तो उसके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल allele it can be expression and it is an allele that does not express in F1 हाइब्रिड। हाइब्रिड में नहीं होगा, हाइब्रिड यानी कौन सी कंडीशन, देखो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है इसको बोलेंगे हाइब्रिड।
आप देख सकते हो उसके अंदर कैपिटल डी है, स्मॉल टी भी है, वो स्मॉल टी उसके साथ रह रहा है, मतलब उसके एक्सप्रेशन दिख नहीं रहे, ये डॉर्फ नहीं बन गया, डॉर्फ बना गया नहीं, ये टॉल ही रहेगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन। ये डोमिनेंट जीन इसको क्या करेगा, हावी पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं, पेज नंबर 50 चल रहा है हमारा भी। फिनोटाइप बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। द एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से दिखने में कैसा है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, दैट शोइंग द एक्सटर्नली, इट इज नोन एज द फिनोटाइप। इट इज ऑब्जर्वेबल, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स, और ये अलग अलग कॉम्बिनेशन यानी क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो कि टॉल, टॉल ये कैरेक्टर है ना, ट्रेट है ये, बट इसके लिए जो जीनोटाइप यूज किया गया है वो है कैपिटल डी, कैपिटल डी। उसी के साथ जो हाइब्रिड बनने वाला है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया उसका फिनोटाइप। बट जो रेसेसिव होगा, रेसेसिव यानी जिसके पास डॉर्फ प्लांट यानी शॉर्ट प्लांट, जिसकी हाइट नहीं है, उसके जो जीन्स होंगे वो है या फिर अलील्स होंगे वो थे स्मॉल टी, स्मॉल टी। नेक्स्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, तो ये जो टॉल फिनोटाइप था उसके अपोजिट में कि जो एक्सटर्नली नहीं है, वो इंटरनली जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसका, जेनेटिक, जेनेटिकली यानी जीन्स के फॉर्म में। तो जीन्स के फॉर्म में हम लोगों ने टॉल को किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इस तीन अलग अलग फॉर्म में हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज अ जीनोटाइप। कभी भी याद रखो, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मैंने अभी दिखाया था आपको कि जो क्रोमोसोम, ओके, जिस क्रोमोसोम के अलील्स या फिर क्रोमोसोम जो होगा वो अलील फॉर्म में होगा, तो वो अगर सिमिलर है, दिखने में सेम है, ओके, उसको बोलेंगे होमोजाइगस। बट उसके अपोजिट में अगर उसके क्रोमोसोम अगर थोड़े बहुत साइज में कम है, छोटे हैं, ओके, उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। और जिसके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि क्या, दोनों भी अलग अलग। ये कॉन्ट्रास्टिंग किसको बोलते हैं, तो अगर कपड़े में हो तो ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, रेड एंड ब्लू, रेड एंड येलो, जो भी कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, दीज आर नोन एज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो इसमें दिखेगा होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस में। नेक्स्ट है प्योर लाइन। प्योर लाइन यानी कि प्योरली पेरेंट बोल सकते हैं, जिसके पास जो क्रोमोसोम का सेट होगा सेम होगा, ओके। तो प्योर लाइन यानी कि मुझे बताओ आरती, प्योर लाइन टॉल में और जो डॉर्फ है उसमें कौन सा रहेगा, अलील फॉर्म में बताओ, तो जीनोटाइप बताओ, जीनोटाइप टॉल के लिए। कैपिटल टी। हाँ, ये हो गया प्योर लाइन, प्योर लाइन टॉल प्लांट, और डॉर्फ के लिए सिमिलर, इसके अपोजिट में ये हो गया डॉर्फ यानी शॉर्ट प्लांट। बट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कभी भी प्योर लाइन में नहीं आएंगे, प्योर लाइन में यही दो आएंगे। नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड एंड F1। मोनोहाइब्रिड क्या है, तो जो मेंडल की रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसमें जो मेंडल को जो रिजल्ट मिले थे, ओके, आफ्टर क्रॉसिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, एक था टॉल, दूसरा था ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट प्लांट, जिसके दोनों भी पेरेंट प्योर लाइन थे, कभी भी दोनों भी प्योर लाइन वाले थे, एक कैपिटल टी और दूसरा था स्मॉल टी। ये जो रिप्रेजेंटेशन थे उसके बेस पे इन लोगों ने जो भी रिजल्ट निकाले, ओके, इसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्लॉज। मोनो मीन सिंगल जीन या फिर सिंगल कैरेक्टर आगे पास ऑन हो रहा है, उसको मोनो हाइब्रिड। मोनो मीन सिंगल, हाइब्रिड मीन्स जो प्लांट F1 में आने वाला है, F1 जनरेशन में फर्स्ट टाइम आने वाला है, यानी फर्स्ट जनरेशन बोल सकेंगे, नोन एज द हाइब्रिड प्लांट।
तो F1 जनरेशन क्या है? इट refers to फर्स्ट फिलियल, इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट प्लांट, ओके, एंड दे आर अल्टरनेटिव बाय द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम द गिवन मेटिंग बिटवीन, मेटिंग यानी कि फ्यूजिंग या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी इसको हम लेंगे फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन का मिक्सिंग होगा, फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग होगा, द सेकंड जनरेशन ऑफ द प्रोजेनी बाय द सेल्फिंग। F1 जनरेशन वाली जो कैरेक्टर होंगे कौन सा था? वो सपोज करो कि कैपिटल टी था, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी था एंड कैपिटल टी स्मॉल टी था। ये होगा मेल एंड ये होगा फीमेल। तो दोनों को भी जब क्रॉस करेंगे और इससे जो जनरेशन मिलेगी, यहाँ पे लुक एट द डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे प्रेजेंट किए मेल एंड फीमेल गैमेट की फॉर्म में, और दोनों के भी जो रेशियोज मिलेंगे, ओके, इसको फिनोटाइपिक रेशियो भी जीनोटाइपिक रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। मगर ये थी सेकंड जनरेशन, ओके। इसको F1 जनरेशन कभी मान के मत चलना। F1 जनरेशन वाली ये है, दिस वन, ये F1 है, बट F1 को ही क्रॉस करना है, F1 के ही कैरेक्टर को क्रॉस करना है फॉर द गेटिंग F2 जनरेशन। F2 जनरेशन तभी मिलेगी जब F1 जनरेशन हमारे पास मिले। नेक्स्ट है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि चार्ट के फॉर्म में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसको प्यूनेट चार्ट बोलते हैं या फिर प्यूनेट चेकर्ड बोर्ड बोलते हैं, जिससे कि हम लोग की स्टडी इजी हो जाती है। अभी देखो ना, आप ही समझो कि अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ऐसा मैं अगर लिखने जाऊँ, ओके, कितना ये हो जाएगा। मैं इसको पहली बार इससे क्रॉस करूंगा, इससे सेकेंड टाइम क्रॉस करूंगा, स्मॉल टी से कैपिटल टी को, इससे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये कितना इजी हो गया है। देखो मेल गैमेट को एक जगह पे रख दो, ओके, और फीमेल गैमेट को इस जगह पे रख दो, तो स्टडी कितना इजी हो गया मेरे लिए। इट हेल्पिंग आउट बाय प्लेसिंग अपोजिट गैमेट इन वन कॉलम, जिससे कि स्टडी इजी हो जाता है। बाद में बात करेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम, जो मैंने अभी दिखाया कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे पता है? मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर, ओके, तीनों भी चीजें उसमें आनी चाहिए, उसको ही होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। क्रोमोसोम से दिखने में सेम नहीं होना चाहिए, उसका कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकली दिखना चाहिए, जेनेटिकली भी सिमिलर होना चाहिए, स्ट्रक्चरली भी, तो इनको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। जो हमेशा डिप्लॉयड सेल यानी हम लोगों में जो भी क्रोमोसोम होंगे वो ज्यादातर होमोलोगस क्रोमोसोम रहेंगे। टाइम एक्चुअली हो चुका है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ओके। इस लेक्चर का जो वीडियो है वो थोड़ी देर में लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। बट आपको आज का काम क्या करना है, ओके, काम ये करना है कि पूरा लेसन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है, और आगे भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ के। 3 चीजें यहाँ पे और डिस्कस करनी थी मुझे, बट ठीक है, हम लोग आज वो नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट्स मोनोहाइब्रिड हो या फिर डायहाइब्रिड हो, उनके जो रेशियोज मिलेंगे, ओके, जो अगर बाहर से दिखने में हम लोग को पता चलता है कि ये ऐसा प्लांट है, उस प्लांट को काउंट करके हम लोग को उसका रेशियो निकालना है, काउंट करके। यानी हम अगर मेरे पास 10 प्लांट है, ओके, 10 में से सपोज करो कि 5 प्लांट टॉल है, देन 2 प्लांट हाइब्रिड है समझ लो, एंड उसमें से 3 प्लांट कैसे है देखने गए तो ड्वार्फ है। तो देखने गया तो 10 में से 5 अलग अलग रिजल्ट मुझे मिलता है कि 5 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे रीड करेंगे? 5:2, 2:3। ये इजी रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करेंगे, इसको एक तो फिनोटाइप बोलेंगे अगर वो बाहर से दिखने में हम लोग पता चलता है कि टॉल है, डॉर्फ है, बट उसके जो जीन्स है, जीन्स को तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, होते तो है। तो टॉल रिप्रेजेंटिंग कैपिटल टी, हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड डॉर्फ स्मॉल टी। ये जो रेशियो है, सपोज करो कि टॉल 5 आए, हाइब्रिड 2 आए, 3 आए, तो इनको भी हम लोग लिख सकते हैं कि सपोज करो कि जीनोटिपिकली ये ऐसा लिखा जा सकता है,
मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा ही होगा ही, ऐसा नहीं है। या फिर थोड़ा रेशियो को कम कर देते या फिर बढ़ा देते कि 5 वाले ज्यादा कर देते, सॉरी 5 वाले कम कर देते और हाइब्रिड को बढ़ा देते। ओके, तो ये रेशियो कुछ ऐसा होगा 3:5:2 बाय जीनोटिकली, यानी जीनोटिपिकली अगर देखना है तो उसका रेशियो ऐसा निकलेगा। आपको यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है मोनो हाइब्रिड का इन्होंने बताया गया है कि मोनो हाइब्रिड में अगर 3 प्लांट थे, सॉरी 4 प्लांट थे, उसमें से 3 प्लांट टॉल थे, 1 प्लांट डॉर्फ था, बिकॉज उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस ऐसा था कि वो डार्क एंड टॉल था। जीनोटिपिकली देखने गए तो 4 प्लांट थे, वो 4 में से 1 टॉल था, क्लियरली प्योर लाइन था, 2 हाइब्रिड थे और 1 ही डॉर्फ था जीनोटिपिकली, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड